Good morning, everyone. Is audio video clear for all? Audio video clear है सबके लिए? Clear है. So in the last class we were discussing slope deflection चल रही थी. मेरे ख्याल से conjugate beam method complete कर लिया था हमने. We are done with conjugate beam method. So conjugate beam method, it means now what is left? कौन कौन से मेथड हो गए हमारे? डबल इंटीग्रेशन मेथड हो गया, मैकॉलिस मेथड हो गया, मोमेंट एरिया मेथड हो गया, और कल कॉन्जुगेट बीम मेथड भी हमने कर लिया था. तो नाउ वी हैव टू डील विद एनर्जी मेथड बचे हुए अब. सो विल स्टार्ट विद द एनर्जी मेथड. एनर्जी मेथड स्टार्ट करेंगे. स्टार्ट करने से पहले बेसिक अनाउंसमेंट्स है. ऑफलाइन सेंटर फॉर गेट एनईएससी इज लाइव नाउ. क्लासेस चल रही है इसमें. पहला टॉपिक रनिंग एज एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग. नया बैच आपका स्टार्ट हो रहा है मई के अंदर. फॉर एग्जिस्टिंग प्लस एंड आइकॉनिक लर्नर्स 50% ऑफ अवेलेबल है. इसी मंथ तक है ये वैलिड. यू कैन ऑल्सो स्कैन दिस कोड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन. तो ये तो हमारे बेसिक अनाउंसमेंट्स हो गए. अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा अगला मेथड. अच्छा, लास्ट मेथड का नंबरिंग कैसे डाली थी? व्हाट वाज द नंबरिंग यूज्ड कॉन्जुगेट बीम मेथड के अंदर? टी. एक मिनट रिफ्रेश कर रहा हूँ, वो चला गया. डी हो गया. ई करना है. So E is energy method. E is our energy method. अब एनर्जी मेथड डील करेंगे. ये आपके स्ट्रक्चर में भी बहुत काम आएगा. इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू इन योर स्ट्रक्चर्स आल्सो. वहां पर भी इसकी एप्लीकेशन आती है. ये एनर्जी मेथड किस पे काम करता है? दिस एनर्जी मेथड वर्क्स अपॉन व्हिच प्रिंसिपल? ये एनर्जी मेथड बेस्ड है इस प्रिंसिपल के ऊपर कि जब भी कोई एक्सटर्नल वर्क करेंगे हम हमारे स्ट्रक्चर के ऊपर, वो वर्क स्ट्रक्चर के अंदर स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ इंटरनल एनर्जी. तो एनर्जी मेथड एक सिंपल से प्रिंसिपल पे काम करते हैं. जितना भी काम करोगे आप स्ट्रक्चर के ऊपर एक्सटर्नली, वो स्ट्रक्चर अपने अंदर स्टोर करके रख लेता है इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? इंटरनल एनर्जी. तो क्या प्रिंसिपल बना हमारा यहाँ का? हम बोलेंगे वर्क डन इज इक्वल टू व्हाट? जो भी हमने वर्क किया स्ट्रक्चर के ऊपर वो किसके बराबर कर देंगे? उसकी इंटरनल एनर्जी के बराबर कर देंगे. अपने आप डिफ्लेक्शन और स्लोप निकल के आ जाएगी. तो पहला पॉइंट तो हम ये लिख सकते हैं. तो फर्स्ट पॉइंट वी कैन मेंशन दैट energy method is based upon the principle. Energy method is based upon the principle that any external work done on the structure gets stored as strain energy in the structure.
तो एनर्जी मेथड बेस्ड है इस प्रिंसिपल के ऊपर कि जितना भी काम करोगे आप स्ट्रक्चर के ऊपर एक्सटर्नली, वो उसके अंदर स्टोर हो जाएगा स्ट्रेन एनर्जी के फॉर्म में। इसका मतलब क्या हुआ, बेसिकली है तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ना। तो हम बोल सकते हैं कि एक्सटर्नल वर्क डन, so we can say external work done is equal to what? External work done is equal to what? Strain energy. External work done is equal to strain energy stored. तो जो एक्सटर्नल वर्क डन है वो किसके बराबर हो जाएगा, जो स्ट्रेन एनर्जी स्टोर हुई है बॉडी के अंदर उसके बराबर हो जाएगा। सो एक्सटर्नल वर्क डन इज यू ई, स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इज यू आई। तो ई किसके लिए यूज किया हमने, ई सिंबल इज यूज फॉर व्हाट, एक्सटर्नल, आई सिंबल इज यूज फॉर व्हाट, इंटरनल। तो जो भी आपने एक्सटर्नल वर्क किया वो इंटरनल स्ट्रेन एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया। अब बात करते हैं वर्क डन कैसे निकालते हैं, स्ट्रेन एनर्जी कैसे निकालते हैं। अब इन दोनों के ऊपर कमेंट करते हैं। वर्क डन तो मैं बता ही चुका हूं आपको पहले वाले चैप्टर के अंदर, बट स्टिल दोबारा मेंशन कर देते हैं। सो नाउ एक्सटर्नल वर्क डन। सो नाउ वी टॉकिंग अबाउट एक्सटर्नल वर्क डन। किसके बराबर होता है एक्सटर्नल वर्क डन? पहला केस लिया ड्यू टू एक्सियल फोर्स। तो अगर हमारे स्ट्रक्चर के ऊपर एक्सियल फोर्स लग रहा है तो एक्सटर्नल वर्क डन ड्यू टू एक्सियल फोर्स, तो एक्सटर्नल वर्क डन कितनी हो जाएगी, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सो एक्सटर्नल वर्क डन DUE विल बी इक्वल टू F इनटू dx। अब इस बात को समझने के लिए एलिमेंट बना दो। एक्सियल फोर्स है तो एक्सियल फोर्स के लिए मैंने ये बार बनाया, ये एक्सियल फोर्स लगा के दिखाया मैंने इसको। लेंथ ऑफ द बार इज L, लेंथ ऑफ द बार इज L। तो बार की लेंथ है हमारी L। आप लगा रहे हो फोर्स इसके ऊपर, यू आर अप्लाइंग द फोर्स ऑन इट। तो आप अप्लाई कर रहे हो फोर्स इसके ऊपर, सो यू आर अप्लाइंग द फोर्स ऑन इट। ठीक है, फोर्स अप्लाई कर दिया आपने, देन इसकी टोटल डिफॉर्मेशन कितनी है, डेल्टा। सो टोटल डिफॉर्मेशन इज डेल्टा। सो टोटल डिफॉर्मेशन इज डेल्टा। तो टोटल डिफॉर्मेशन हमारी डेल्टा निकल के आ गई। तो वर्क डन होगा हमारा इंटीग्रल एफ डी एक्स। सो इंटीग्रल एफ डी एक्स, ठीक है, निकाल लेंगे इंटीग्रल एफ डी एक्स। और कुछ चीज बच रही है, डेल्टा मार्क करना है, डेल्टा इज टू बी मार्क्ड। सो डेल्टा इज टू बी मार्क, डेल्टा मार्क कर दिया हमने। अच्छा, पहले ही मार्क किया था, अनडू हो जाता है बार बार। तो डेल्टा मार्क कर दिया हमने। देन एलिमेंट कंसीडर करना है, आई हैव टू कंसीडर द एलिमेंट। लो, एक्स डिस्टेंस की दूरी पे ये हमारा एक्स है, दिस इज dx। तो x, अब dx तो दिखा नहीं पाऊंगा तो dx को बगल में इस तरीके से बना के दे रहा हूं क्योंकि वहां पर मैं नॉमेनक्लेचर नहीं लिख पाऊंगा। तो जो एक्सटर्नल वर्क डन है वो किसके बराबर है, f इंटू डी एक्स के बराबर है। किसी भी x दूरी पे जो एक्सटेंशन हुई है वो dx हुई है, और टोटल एक्सटेंशन कितनी है हमारी,
व्हाट द टोटल एक्सटेंशन? टोटल एक्सटेंशन हमारा डेल्टा है, सो टोटल एक्सटेंशन कम्स आउट टू बी डेल्टा। ठीक है, अब तो कुछ बचा ही नहीं, अब क्या बचा, और क्या कर सकते हैं? लोडिंग दिखा सकते हैं, लोडिंग दिखा दो नीचे, ये लो। तो डिफ्लेक्शन हमारा या इलोंगेशन हमारी डेल्टा है करस्पॉन्डिंग टू लोड पी। अगर लोड एफ लग रहा है तो उस समय हमारी एक्सटेंशन है dx। चलो अब निकाल के दो, सारी चीजें मैंने यहाँ पे बना के दिखा दी, ऑल दी पॉइंट्स आई मेंशनड, इसको थोड़ा एल लिख दो ढंग से। तो सारी चीजें बना के दिखा दी है, मेरे को एक्सटर्नल वर्क डन निकालना है। ये तो हमारा एलिमेंटल के ऊपर वर्क डन हुआ, तो टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा? टोटल वर्क डन विल बी इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ दिस, सो इंटीग्रल एफ डी एक्स। अब इंटीग्रल एफ डी एक्स, अब इंटीग्रल एफ डी एक्स कैसे लिखूं? देखो टोटल डिफॉर्मेशन है डेल्टा, लोड है हमारा पी, एक्स डिस्टेंस की दूरी पे लोड लग रहा है एफ, और डिफॉर्मेशन हुई है हमारी डीएक्स। क्या मैं एफ को पी के टर्म में लिख सकता हूँ? कैन आई राइट एफ इन टर्म्स ऑफ पी? बिल्कुल लिख सकता हूँ। कैसे? अगर टोटल डिफॉर्मेशन डेल्टा है, लोड है मेरा पी, तो एक्स पे कितनी लोड हो जाएगी, जिसको मैंने एफ का नाम दिया है, जिसको मैंने एफ का नाम दिया है, ये हो जाएगा पी बाय डेल्टा इंटू एक्स। तो पी बाय डेल्टा इंटू एक्स इंटू डी एक्स, इंटीग्रल लगाओ, एफ की वैल्यू डाली, इंटीग्रल पे डाला, एफ की वैल्यू डाली, इंटीग्रल में डाला, वैल्यू कितनी आ जाएगी? एक्स स्क्वायर बाय टू। सो पी डेल्टा बाहर निकाला, एक्स स्क्वायर बाय टू। इंटीग्रेशन कहां से कहां तक चलेगी? टोटल डिफॉर्मेशन कहां से कहां तक गई? टोटल डिफॉर्मेशन कहां से कहां तक गई? जीरो से लेके डेल्टा तक। टोटल डिफॉर्मेशन कहां से कहां तक गई? जीरो से लेके डेल्टा तक। तो जीरो से लेके डेल्टा तक, ये हमारा एक्सटर्नल वर्क डन आ गया। तो एक्सटर्नल वर्क डन आ गया पी बाय डेल्टा, डेल्टा स्क्वायर बाय टू। तो वैल्यू कितनी आ गई? व्हाट द वैल्यू कमिंग आउट? p डेल्टा बाय टू। सो इट कम्स आउट टू बी p डेल्टा बाय टू। ये हमारा एक्सटर्नल वर्क डन आ गया। इस एक्सटर्नल वर्क डन को हमने ग्राफिकली भी समझ रखा है, वैसे ही बता रखा है किसके बराबर होता है? एरिया अंडर लोड डिफॉर्मेशन का। तो इसको मैं ऐसे भी तो बोल सकते हैं ऑल्सो, जो एक्सटर्नल वर्क डन है वो किसके बराबर होता है? एरिया अंडर व्हाट? एरिया अंडर लोड डिस्प्लेसमेंट कर्व। सो दिस इज द एरिया अंडर लोड डिस्प्लेसमेंट कर्व। ये एरिया है किसके अंदर? लोड डिस्प्लेसमेंट कर्व के अंदर। सो एरिया अंडर लोड डिस्प्लेसमेंट कर्व। सो एरिया अंडर लोड डिस्प्लेसमेंट कर्व। तो अब लोड डिस्प्लेसमेंट कर्व बना के दे सकता हूँ। लो भैया, लोड डिस्प्लेसमेंट कर्व बना के दे दी, चेक कर लो एक्सटर्नल वर्क डन कितना हो जाएगा। लोड डिस्प्लेसमेंट कर्व, ये हमारी लोड डिस्प्लेसमेंट कर्व है। वाई एक्सिस पे क्या है? लोड। एक्स एक्सिस पे क्या है? डिस्प्लेसमेंट। तो ऑन वाई एक्सिस वी हैव लोड, पी नहीं लिखते, चेंज भी तो हो सकता है, इनफैक्ट चेंज करके दिखाऊंगा। और यहाँ पर है डिस्प्लेसमेंट। सो एरिया अंडर लोड डिस्प्लेसमेंट कर्व कितना है भैया? एरिया अंडर लोड डिस्प्लेसमेंट कर्व देखो पीछे कैसे किया था। जब हमने फोर्स एफ कंसीडर किया था, हमारी डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई थी? एक्स, यही था। जब हमने फोर्स एफ कंसीडर किया था, डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई थी हमारी? एक्स हुई थी। डिस्प्लेसमेंट वाज टेकन एज। फिर हमने एलिमेंटल की, एलिमेंट की डिस्प्लेसमेंट कंसीडर करी थी कितनी? dx। सो दिस वाज बीइंग कंसीडर्ड dx, इसको कंसीडर करके दिखाया था मैंने आपको dx। और जब लोड p था तब टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी थी? डेल्टा। जब लोड p था डिस्प्लेसमेंट कितनी थी? डेल्टा। तो मेरे को भी बताना क्या था? एक्सटर्नल वर्क डन। एक्सटर्नल वर्क डन किसके बराबर है? एक्सटर्नल वर्क डन ये इसके बराबर है, एरिया अंडर व्हाट? एरिया अंडर लोड डिस्प्लेसमेंट कर्व। ये तो है, ये एरिया बताओगे कितना आएगा ये? हाउ मच विल बी दिस एरिया? ये एरिया कितना है हमारा? हाफ बेस इनटू हाइट। तो ये ट्रायंगल है, एरिया लिखा हुआ है नीचे देखो, हाफ पी इंटू डेल्टा।
तो ये हमारा आ गया एक्सटर्नल वर्क डन। किसकी वजह से वर्क डन? बस एक्सियल फोर्स की वजह से। डन, नोट कर लिया सबने? डन। चलो एक जानकारी और दे देता हूँ, एक जानकारी और दे देता हूँ कि अ, अभी हमारे लोड पी की वजह से डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई? अभी हमारे लोड पी की वजह से डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई? डेल्टा। चलो लेट सपोज आपने इस बार के ऊपर एक और लोड लगाया क्यू, आपने इस बार के ऊपर एक और लोड लगाया क्यू, उससे डिस्प्लेसमेंट हो जाती है, इसको तो डेल्टा ही बोलते हैं तो ये नहीं बोलता, उससे डिस्प्लेसमेंट हो जाती है एक्स, उससे डिस्प्लेसमेंट हो जाती है एक्स। तो क्यू लोड ने कितना काम किया? आपने इस बार के ऊपर एक और लोड लगाया क्यू, उससे डिस्प्लेसमेंट हो जाती है एक्स। तो क्यू लोड ने कितना काम किया? सेम ऐसे ही हाफ क्यू इंटू एक्स। तो क्यू लोड ने काम किया हाफ क्यू इंटू एक्स, पर पी लोड तो पहले से लगा हुआ था। पी लोड ने और कितना काम किया? पी लोड तो पहले से लगा हुआ था, पी लोड ने और कितना काम किया? अब हाफ पी इंटू एक्स मत कर देना, इट विल बी पी इंटू एक्स ओनली। ये एक एडिशनल जानकारी है जो जहां पर मुझे चाहिए होगी, इसको मैं ग्राफिकली बता दूंगा, अभी इसको नोट कर देता हूँ, आई कैन नोट इट ऑफ पहले। तो इस बात को मेंशन कर देते हैं, फिर कर्व के फॉर्म में जानकारी दे देता हूँ इसको। तो अभी क्या बताया मैंने आपको? अभी मैंने आपको ये बताया कि नोट डाला कि if is already if force P is already if force P is already applied to the bar, applied to the bar already applied to the bar, and another force Q, and another force Q is now applied, and another force Q is now applied, so that bar deforms further, so that bar deforms further by x। बार डिफॉर्म हो जाता है और कितने अमाउंट से? x अमाउंट से। in such case in such case in such case work done by q तो आप बता दोगे, वर्क डन बाय q इज इक्वल टू व्हाट? इस केस में हमारा q कितना काम कर रहा है? So in such case, the work done by Q. What is the work done by Q? What is the work done by Q? It is equal to half QX. और वर्क डन बाय P कितना होगा? वर्क डन बाय P होगा P इंटू एक्स। अब चीज को अगर ग्राफिकली देखना है, ग्राफिकली ये वाला कर्व काम नहीं आएगा, तो दूसरा कर्व ही बनाते हैं। पूरे पेज पे ले लिया, देखो लोड डिफॉर्मेशन कर्व, y एक्सिस पे है लोड, x एक्सिस पे क्या है? डिफॉर्मेशन। x एक्सिस पे क्या है? डिफॉर्मेशन। हो गया, बात खत्म। चलो हमने लोड लगाया था P, डिफॉर्मेशन कितनी मिली थी?
हमने लोड लगाया था P, डिफॉर्मेशन कितनी मिली थी डेल्टा, वर्क डन कितना निकल के आया था, वर्क डन कितना निकल के आया था, ये वर्क डन कितनी थी हमारी, दिस वर्क डन वाज हाफ P इंटू डेल्टा। इसका थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ ताकि विजिबिलिटी रहे आपकी, क्योंकि सेम कलर में दिख नहीं रहा। तो हमारा वर्क डन था हाफ P इंटू डेल्टा, अंडरस्टैंडेबल। अब P लोड लग रहा है, आपने और कितना लोड लगा दिया, आपने और लोड लगा दिया Q, तो अब टोटल लोड कितना हो गया P प्लस क्यू। तो अब हमारी टोटल लोड हो गई P प्लस क्यू। इसके करस्पॉन्डिंग अब डिफॉर्मेशन कितनी मिल रही है मुझे, जब आपने और लोड लगाया अब मुझे एडिशनल डिफॉर्मेशन मिली x, तो टोटल डिफॉर्मेशन कितनी हो गई डेल्टा प्लस एक्स। तो Q की वजह से कितना काम हुआ, Q की वजह से ये काम हुआ, तो Q की वजह से जो काम हुआ, अगेन दिस इज द वर्क डन बाय द Q जो आपने पीछे लिखा है। तो Q की वजह से कितना काम हुआ, Q की वजह से x डिफॉर्मेशन आई, तो काम कितना हुआ Q की वजह से, तो Q की वजह से काम हुआ ये वाला, ये भी कितना है, तो Q की वजह से काम हुआ हाफ Q इंटू वॉट x। पर P की वजह से कितना काम हुआ, डिफॉर्मेशन जब x आई, P की वजह से काम ये हुआ, कितना काम आ रहा है ये, देखो एरिया ऑफ दिस कर्व इज हाउ मच P, और ये कितना एडिशनल x है, तो px। बस ये चीज मैंने आपको स्टेटमेंट के फॉर्म में बता दी है, दिस कैन बी रेफर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट आल्सो, पीछे लिखा हुआ है स्टेटमेंट। डन, नोटेड। चलो, तो पहला केस हमने उठाया ड्यू टू एक्सियल फोर्स, वर्क डन बाय एक्सियल फोर्स। अब दूसरा केस उठाते हैं ड्यू टू मोमेंट, कैपिटल में डाला था, कैपिटल में डाला था, सो ड्यू टू मोमेंट। अब वर्क डन किसकी वजह से लिख रहे हैं, मोमेंट की वजह से लिख रहे हैं, सो वर्क डन बाय मोमेंट। सो वर्क डन ड्यू टू मोमेंट, अंडू क्यों हो जाता है, सो वर्क डन ड्यू टू मोमेंट, दिस इज इलास्टिक कर्व, डिफ्लेक्टेड कर्व, मोमेंट की वजह से काम निकालना है, मोमेंट की वजह से काम निकालना है, सेम पीछे वाली कहानी। तो एक्सटर्नल वर्क डन ड्यू टू मोमेंट विल बी हाउ मच, एक्सटर्नल वर्क डन ड्यू टू मूवमेंट विल बी हाउ मच, सेम जैसे पीछे लिखा था फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा इंटीग्रल एम डी थीटा, जैसे पीछे आपने एफ डी एक्स लिखा था। सो इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू थीटा, दिस विल बी इक्वल टू हाफ एम थीटा। एरिया अंडर व्हाट, एरिया अंडर व्हाट किसके बराबर है ये, दिस इज एरिया अंडर मोमेंट स्लोप कर्व। सो एरिया अंडर मोमेंट स्लोप कर्व, लो बना लो मोमेंट स्लोप कर्व। तो ये वर्क डन आ गया मोमेंट की वजह से। सो मोमेंट स्लोप,
वर्क डन लिख रहे हैं, एक्सटर्नल वर्क है ना, चलो कोई बात नहीं, चेंज कर देंगे सिंबल। ये वर्क डन ड्यू टू मूवमेंट आ गई, दिस इज द वर्क डन ड्यू टू मूवमेंट। नोट करो फटाफट। अब ये एम मोमेंट हमारा पहले से लग रहा है, आपने एन मोमेंट और लगाया जिससे थीटा की जगह अल्फा डिस्प्लेसमेंट हो गई, तो एन मोमेंट ने कितना काम किया। ये मैं अब डायग्राम नहीं बना के दिखा रहा, इसी को सेलेक्ट कर रहा हूं, कॉपी कर रहा हूं, पेस्ट कर रहा हूं। अब फोर्स पी की जगह क्या लिख सकते हैं हम, फोर्स पी की जगह क्या लिख सकते हैं हम, मोमेंट एन इज ऑलरेडी अप्लाइड, ये ऑलरेडी अप्लाइड है टू द बार, नहीं ऑलरेडी तो कौन सा लगा हुआ है, एम लगा हुआ है, सो इफ मोमेंट एम इज ऑलरेडी अप्लाइड टू द बार एंड मोमेंट एन is now applied and moment n is now applied so that the bar deforms by what, alpha. In such case work done by n will be how much, n ने कितना काम किया, n कितना काम करेगा, n काम करेगा हाफ n अल्फा, और m कितना काम करेगा, m अल्फा। तो सेम पीछे वाली चीज है। तो अभी तक हमने क्या किया, एक्सटर्नल वर्क डन निकाल लिया, तो पहला कंपोनेंट तो हो गया, क्या था एक्सटर्नल वर्क डन, एक्सियल फोर्स की वजह से, मोमेंट की वजह से। क्या बच गया अब हमारे पास, स्ट्रेन एनर्जी व्हिच इज बीइंग स्टोर्ड इनसाइड द बॉडी। अब बस इसके ऊपर कमेंट करेंगे, अब नाउ विल बी कमेंटिंग अपॉन दिस। अभी तक हम एक्सटर्नल वर्क डन की बात कर रहे थे, नोट कर लो इसे। प्रीवियस स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड। ऐसा हर क्लास में होता है, आपको ये ऊपर वाली लाइन नहीं दिख रही, एक बार रिफ्रेश करो अपनी ऐप। ऐसा कैसे पॉसिबल है, आज तक तो बोला नहीं कोई। तुम अपना नेट एक बार, अपनी ऐप एक बार रिफ्रेश करो। एक ये रीजन हो सकता है कि तुम्हारी ऐप रिफ्रेश नहीं हो रही है, बस वो रियल टाइम में रिफ्रेश होती रहती है, अगर बीच में नेट चला गया तो रिफ्रेश नहीं होगी, फिर वो नहीं दिखेगा आपको। चेक करके देखो, एक बार रिफ्रेश करो। हाँ, तो उसका रीजन यही है ना, फोन में अगर आप अपने फोन वाले डाटा से देख रहे हो, उसमें रिफ्रेश इंस्टेंटली नहीं होता। और ये रीजन ये है ना, कभी कभी इसलिए नहीं दिखता कि रिफ्रेश नहीं हो रहा है, अगर रियल टाइम पे रिफ्रेश हो रहा है तो दिखता रहेगा आपको। एक ही रीजन समझ में आता है मुझे, बाकी इतनी जानकारी मुझे भी नहीं है इसके बारे में। एक बार रिफ्रेश करके देखो, अगर दिख रहा नहीं दिख रहा, रिफ्रेश करके देख रहा है तो उसका रीजन यही है कि वो आप रियल टाइम में नेट इतना स्ट्रांग नहीं है कि वो रिफ्रेश कर ले सिस्टम को। सो नाउ स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड,
अब स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड की बात करेंगे। सो स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन द स्ट्रक्चर, किया, रिफ्रेश किया। स्ट्रेन एनर्जी कितनी है? स्ट्रेन एनर्जी अलग अलग केसेस उठाएंगे, 1 2 3। तो पहला 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 है स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू एक्सियल लोडिंग। So strain energy due to axial loading is equal to integral p square dx upon a। इसमें a क्या कहलाएगी? a क्या होती है हमारी? a होती है हमारी एक्सियल रिजिडिटी। ये टर्म आगे कहीं ना कहीं काम आ जाएंगे। और a l बाय क्या होगा? सो a बाय l क्या होगा? एक्सियल स्टिफनेस। सो दिस इज टर्म्ड एज एक्सियल स्टिफनेस। ये स्ट्रेन एनर्जी है ड्यू टू एक्सियल लोडिंग। अब स्ट्रेन एनर्जी निकाले हम ड्यू टू, अब बताया भी नहीं, रिफ्रेश भी नहीं किया क्या? करके तो देखो एक बार, अगर हो रहा है नहीं हो रहा फिर उसी हिसाब से फिर आगे भी चलेंगे ना। सो नेक्स्ट है हमारी स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू एक्सियल लोडिंग तो हो गई। स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू बेंडिंग मोमेंट। स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू बेंडिंग मोमेंट। स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू बेंडिंग मोमेंट। टू तो गायब हो गया, टू भी तो है। पी स्क्वायर डी एक्स अपॉन ए। सो पी स्क्वायर डी एक्स, सो एम स्क्वायर डी एक्स अपॉन 2 ई आई। ए की जगह ई आई हो गया। अंडू नहीं करना, फिर अपने आप ही अंडू हो रहा है। अपॉन ई आई। अब इसमें ई आई का मतलब क्या है? व्हाट द मीनिंग ऑफ ई आई? ई आई स्टैंड्स फॉर फ्लेक्सर रिजिडिटी। So EI stands for flexure rigidity. Flexure rigidity. And EI by L. EI by L stands for flexure stiffness. Flexure stiffness. नोट करो, आगे बढ़े। Done. Done. Next is strain energy due to shear force. So strain energy due to shear force. Strain energy due to shear force is, अब shear force की वजह से है, इंटीग्रल v स्क्वायर डी एक्स अपॉन 2 ag, साथ में कांस्टेंट भी है, जिसमें ag इज टर्म्ड एज, इक्वल टू का साइन लगाया,
AG is termed as shear rigidity and AG by L is shear stiffness. K is termed as form factor. That depends upon the shape. Depends on the shape. Depends upon the shape of cross section. So depends on the shape of the cross section. ये हमारी स्ट्रेन एनर्जी है शेयर फोर्स की वजह से. दिस इज द स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू शेयर फोर्स. So A B C D. D 2 आएगा नंबर. ठीक है. 3 आएगा नंबर तो लिख दो. लास्ट हमारी स्ट्रेन एनर्जी है टॉर्शनल मोमेंट की वजह से. स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू टॉर्शनल मोमेंट. Strain energy due to torsional moment. This is equal to integral t square dx upon 2 gj. This is the strain energy due to torsional moment. इसमें gj क्या है? gj है हमारा torsional rigidity. gj is torsional rigidity. और gj by l है हमारा टॉर्शनल स्टिफनेस. अब आप एक्सटर्नल वर्क डन इंटरनल स्ट्रेन एनर्जी के बराबर करोगे और स्लोप डिफ्लेक्शन निकाल लोगे. डन. डन तो अप्लाई करो. सवाल देखते हैं इसके ऊपर. सोम डिफ्लेक्शन. कितने सवाल हो गए डिफ्लेक्शन के? 50-60 तो हो ही गए मेरे ख्याल से. अभी तक ज्यादा ही हो गए होंगे. तो 15 से 60 हुए थे ना. ये हो गया था. ये भी हो गया था. 52 प्रॉब्लम्स वी हैव डन. 50 से ऊपर सवाल करा चुका हूँ विद डिफ्लेक्शन में. इतने सवाल सॉम में नहीं करा था कोई. सॉम खत्म हो जाती है इससे पहले ही. चलो अप्लाई करो. कैलकुलेट डिफ्लेक्शन निकालनी है आपको एनर्जी मेथड से. अब ये मत बोलना स्टैंडर्ड सवाल है ये. तो स्टैंडर्ड सवाल है. डेल्टा भी पता ही है मुझे कितनी होती है. PL/3 पर अब आपको यही डिफ्लेक्शन कैसे निकालनी है? ये आपने मोमेंट एरिया से भी निकाला है, ये आपने कॉन्जुगेट बीम में से भी निकाला है, ये आपने डबल इंटीग्रेशन से भी निकाला हुआ है. तो सारे मेथड से आपने ये सॉल्व कर रखा है. तो एप्लीकेशन पता है हमें इसकी. एप्लीकेशन इज नोन टू अस. पर अब हम एनर्जी मेथड लगा के डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करना चाहते हैं. एनर्जी मेथड लगा के डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करना चाहते हैं.
एक्सटर्नल वर्क डन निकालेंगे और इंटरनल एनर्जी स्टोर्ड। सो एक्सटर्नल वर्क डन, रुको रिफ्रेश कर रहा हूँ, वो चला गया मेरा मार्कर वापस। सो एक्सटर्नल वर्क डन कितना होगा? हाफ पी इंटू वॉट, डेल्टा बी, जो आपको निकालना है। इंटरनल एनर्जी किसकी वजह से आएगी? मोमेंट की वजह से। इंटीग्रल एम स्क्वायर डी एक्स अपॉन 2 EI। मोमेंट कितना है? लोड की वजह से किसी भी सेक्शन एक्स पे, माइनस पी एक्स होल स्क्वायर डी एक्स अपॉन 2 EI। तो कितना हुआ ये? तो पी स्क्वायर अपॉन 2 EI तो बाहर निकाला, x³/3 नीचे छोड़ दिया, 0 से l तक वेरी किया, तो पी स्क्वायर L³/6 EI बना। दोनों क्या होने चाहिए? एक्सटर्नल वर्क डन शुड बी इक्वल टू इंटरनल एनर्जी स्टोर्ड। तो हाफ पी इंटू डेल्टा बी इज इक्वल टू पी स्क्वायर L³/6 EI। डेल्टा बी कितना आ रहा है? PL³/3 EI, ऑलरेडी नोन टू अस, पता है हमें वैसे, बस इसको अप्लाई करके दे दिया आपको। शेयर फोर्स की वजह से जो एनर्जी है वो भी निकाल सकते हैं, तो पता तो थोड़ी है शेप क्रॉस सेक्शन कैसी है, कैसे निकालोगे? तो उसके लिए जानकारी भी तो होनी चाहिए, निकाल सकते हो, रिजल्ट आ जाएगा, पर वो शेप भी तो पता होना चाहिए फिर मुझे। क्लियर है? चले आगे। इससे स्लोप कैसे निकालेंगे? इससे स्लोप निकलेगी अगर मूवमेंट लग रहा होगा, लोड की वजह से नहीं आएगी। तो स्लोप मिलेगी आपको मूवमेंट की वजह से। जैसे यहीं पे मूवमेंट लगाओ और स्लोप कैलकुलेट करो, लो अगला सवाल यही है। दिस इज द नेक्स्ट प्रॉब्लम। सो एम इज टू कैलकुलेट दी स्लोप। स्लोप निकालनी है। तो एक्सटर्नल वर्क डन डेल्टा बी नहीं है, थीटा बी है, थीटा बी। सो एक्सटर्नल वर्क डन कितना होगा? वर्क डन ड्यू टू मोमेंट हाफ एम इंटू थीटा। इंटरनल एनर्जी किसकी वजह से? मोमेंट की वजह से, m² dx/2 EI। मोमेंट कितना है? कांस्टेंट ही है। मोमेंट कांस्टेंट ही है तो m²/2 EI x वेरिंग फ्रॉम 0 to L। तो ये आ जाएगा m²L/2 EI। तो एक्सटर्नल वर्क डन इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी स्टोर्ड हाफ m इंटू थीटा बी इज इक्वल टू m²L/2 EI। थीटा बी निकाल लो, कितनी होती है इसकी वजह से थीटा बी? ml/EI। तो अगर लोड लग रहा है डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो, मोमेंट लग रहा है स्लोप निकाल सकते हो। कहां पर? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ लोड पे। तो ये इसकी लिमिटेशन है। दूसरा, अगर एक से ज्यादा लोड लगेंगे मेथड से काम नहीं कर पाओगे आप। क्यों नहीं काम कर पाओगे? एक से ज्यादा लोड लगेंगे इसका मतलब उस पर्टिकुलर जगह पे डिफ्लेक्शन अलग अलग लोड की वजह से आएगी। तो वहां फिर हम मेथड चेंज कर देंगे, लगाएंगे एनर्जी मेथड पर, ये वाला तरीका काम नहीं करेगा वहां पे। तो इसको मॉडिफाई करेंगे, फिर दूसरा देखेंगे आगे। लेट विल सी। आगे है कोई? नहीं, आगे इसका नहीं है। नोट करो फटाफट, चले आगे।
that. पॉसिबल है। नोटेड। नोटेड वापस गए पीछे। कहाँ गई थ्योरी हमारी? चलो, इसमें नोट मेंशन किया। नोट क्या बोल रहा है? नोट बोल रहा है दैट दिस मेथड कैन बी यूज्ड only when this method can be used only when load is acting and displacement is to be determined and displacement is to be determined at the location of application, and displacement is to be determined at the location of the application. तो ये मेथड वहीं पर काम करेगा. This method is suitable to be used there. Next point says as if many loads are acting, there would be unknown displacement. There would be unknown displacement at the location of application of the load. Hence external work done equation UE is not applicable. वो एप्लीकेबल नहीं होती है, तो हम तरीका चेंज कर देंगे. तो इस मेथड को आप तभी यूज कर पाओगे जब लोड की वजह से डिस्प्लेसमेंट निकालनी है. अब लोड में आपका फोर्स हुआ तो आपको डिस्प्लेसमेंट मिलेगी डिफ्लेक्शन, मोमेंट हुआ तो आपको डिस्प्लेसमेंट मिलेगी स्लोप. उसका एक सवाल करा दिया आपने. अगला पॉइंट बोल रहा है अगर एक से ज्यादा लोड लगने लग जाएंगे तो जिस पॉइंट पे आपको डिस्प्लेसमेंट चाहिए वहां पर कंट्रीब्यूशन सारे लोड्स का होगा, तो आपके जो एक्सटर्नल वर्क डन वाली इक्वेशन है वो काम नहीं करेगी वहां पे. तो फिर हम मॉडिफाई करेंगे इसको, विल मॉडिफाई इट. तो ये ड्रॉबैक है इसकी. अब आगे मॉडिफिकेशन है. अब क्या मॉडिफिकेशन है देखो. सो नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ रेफरेंस इज, कैसे लिखा था ये, एनर्जी मेथड ई. अब है तो ये भी एनर्जी मेथड ही, इसी के अंदर चलना है. चलो हैश लगा के लिख देते हैं. सो नेक्स्ट ऑफ द मेथड इज मेथड ऑफ वर्चुअल वर्क. ये बहुत बार पूछा जाता है, आपके ऑब्जेक्टिव में भी आएगा. ये ऑब्जेक्टिव में सवाल नहीं पूछेगा, स्टेटमेंट पूछेगा इसकी. सो मेथड ऑफ वर्चुअल वर्क, यूनिट लोड मेथड. सो इट मे आल्सो बी टर्म्ड एज यूनिट लोड मेथड. इसको यूनिट लोड मेथड भी बोला जाता है. मेथड ऑफ वर्चुअल वर्क may also be termed as unit load method. तो इसको हम यूनिट लोड मेथड बोल देते हैं. So may also be referred as unit load method. अब यूनिट लोड मेथड क्या है, यहाँ पर होगा ही नहीं. तो फिर इसको कंट्रोल C किया, इसको डिलीट किया, अगले पेज पे आए, कंट्रोल V. इसमें स्टेटमेंट डायरेक्टली समझ में भी नहीं आएगी, तो समझाने के लिए डायग्राम की मदद भी लेनी पड़ेगी. मदद लेते हैं.
चलो कहानी तो पूरी हो गई, कहानी पूरी हो गई। यूनिट लोड अप्लाई कर रहा है। चलो देखो, पूरा सिस्टम बना के दिखा दिया, डायग्राम आपके सामने। इस डायग्राम के फॉर्म में हम समझने की कोशिश करते हैं। अगर कोई चीज छूटी होगी तो बीच में ऐड कर दूंगा। मेरा एम क्या है? मेरा एम है, इस बीम के ऊपर मल्टीपल लोड लग रहे हैं, W1 W2 W3, अलग अलग पॉइंट पे 1 2 3 पे। दिख रहा है आपको? ये कौन सा डायग्राम में दिखाया है? ये इस बीम के ऊपर अलग अलग पॉइंट लोड लग रहे हैं, W1 W2 W3, 3 पॉइंट दिखाए हैं, 1 2 3। क्लियर है? चलो, इस लोड की वजह से 3 लोड लगे हैं। इस लोड की वजह से मुझे सी पॉइंट पे क्या चाहिए? डिफ्लेक्शन चाहिए। इस लोड की वजह से मुझे सी पॉइंट पे क्या चाहिए? डिफ्लेक्शन चाहिए। क्लियर है चीज? तो मेरा एम क्या है? 3 अलग अलग पॉइंट पे लोड लगे, W1 W2 W3, 3 मैंने दिखाए हैं, ऐसे ज्यादा भी हो सकते हैं। इनकी वजह से मुझे किसी सी पॉइंट पे डिफ्लेक्शन चाहिए। ये मेरा एम है। निकाल सकते हैं, पीछे बहुत सारे तरीके निकाल लेंगे, इनफैक्ट निकालते हुए आए हैं, कोई बड़ी बात नहीं। अब इस चीज को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं? जिस पॉइंट पे आपको डिफ्लेक्शन चाहिए उस पॉइंट पे हम लगाते हैं यूनिट लोड। देखो वो यूनिट लोड लगा हुआ है। जैसे पॉइंट पे हमें डिफ्लेक्शन चाहिए उस पॉइंट पे हमने क्या लगाया? यूनिट लोड लगाया। यूनिट लोड यानी 1 यूनिट का। क्लियर है यहाँ तक की कहानी?
रिपीट करना है इसमें से कुछ भी? एनी ऑफ द पॉइंट टू बी रेफर्ड फ्रॉम दिस? तो हमने 1 यूनिट का लोड लगा दिया इसके ऊपर, आई हैव अप्लाइड अ लोड ऑफ 1 यूनिट। अब इस 1 यूनिट के लोड लगाने के बाद जो डिफ्लेक्शन आया डेल्टा 1, ये डेल्टा, अब दोनों डेल्टा डेल्टा है, कंफ्यूज मत हो ना, ऊपर वाला डेल्टा, इसका नाम यार क्या रखूं मैं ताकि आप पहचान जाओ उसको। ये भी डेल्टा है, ये भी डेल्टा, बोलूंगा डेल्टा, और दोनों एक ही जगह पे आए हुए हैं, तो मैं ऊपर और नीचे वाला डेल्टा बोल दूंगा, और क्या, अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो मैंने पॉइंट लोड लगाया उस पॉइंट पे जहां पे एक्सटर्नल लोडिंग की वजह से आपको डिफ्लेक्शन चाहिए था। उस पॉइंट लोड के लगाने के बाद डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3, डेल्टा सी क्या है? डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 और डेल्टा सी क्या है? डिफ्लेक्शन है, बिकॉज ऑफ व्हाट? बिकॉज ऑफ द यूनिट लोड। तो जो यूनिट लोड लगा उसकी वजह से जो डिफ्लेक्शन आया अलग अलग पॉइंट पे, वो मैंने आपको दिखा दिया। क्लियर है यहां तक की कहानी? चलो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस। जब आपने ये यूनिट लोड लगाया, इससे आपकी बीम के अंदर जो इंटरनल फोर्स डेवलप हुआ वो है यू। जो आपने यूनिट लोड लगाया, यानी जो आपने वर्चुअल लोड लगाया, इसको यूनिट लोड बोल दो, वर्चुअल लगा थोड़ी था, ये तो आपने लगाया ना हाइपोथेटिकली। इस लोड की वजह से जो इंटरनल फोर्स डेवलप हुआ वो कितना है? वो यू हुआ। क्लियर है चीज? तो किसी भी पॉइंट पे बीम के अंदर कोई सा ही पॉइंट ले लो, मैंने एक एलिमेंट कंसीडर कर रखा है, एलिमेंट की लंबाई कितनी है? dx। इस एलिमेंट की लंबाई जिसकी dx है, उसमें इंटरनल फोर्स कितना डेवलप हुआ? u डेवलप हुआ। चलो अब नीचे आ जाओ। W1, W2, W3 जो आपने लोड लगाया, W3 है। W1, W2, W3 जो आपने लोड लगाया बीम के ऊपर, एक्चुअली इससे 1, 2 और 3 पॉइंट के ऊपर कितना डिफ्लेक्शन है? नीचे वाले डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3, और सी पॉइंट पे डिफ्लेक्शन कितना है? डेल्टा सी, जो आपको चाहिए। तो नीचे जो ट्राइंगल वाला डेल्टा सी है वो आपको चाहिए। क्लियर है चीज? जब आप एक्सटर्नल लोड लगा रहे हो W1, W2, W3, इससे जो एक्चुअल में इंटरनल स्ट्रेस डेवलप हुई, ऊपर वाली वर्चुअल है क्योंकि 1 किलो न्यूटन का लोड लग नहीं रहा, नीचे वाले लोड लग रहे हैं, इसकी वजह से जो एक्चुअल इंटरनल फोर्स डेवलप हुआ हमारे उसी एलिमेंट के ऊपर, वो कितना है? एफ है। क्लियर है चीज? चलो नेक्स्ट। जो आपका इंटरनल वर्चुअल फोर्स डेवलप हुआ यू, वो हमारे एलिमेंट डीएक्स को कितना डिफॉर्म कर रहा है? वो हमारे एलिमेंट डीएक्स को कितना डिफॉर्म कर रहा है? डी छोटा एल। और जो एक्चुअल इंटरनल फोर्स डेवलप हुई एफ, वो हमारे एलिमेंट डीएक्स को कितना डिफॉर्म कर रहा है? डी कैपिटल एल। क्लियर है यहां तक की कहानी? इतनी बात समझ में आ गई तो सारी बातें समझ में आ जाएंगी, आगे कुछ भी नहीं है। आगे तो मुझे वर्क डन लिखना है, खुद ही बता दोगे आप वर्क डन। चलो आगे, नोट कर लो इसे। अभी तक जो भी बात बताई है उसे नोट करो। क्या क्या बताया है? हमने पहला पॉइंट बोला यूनिट लोड। यूनिट लोड मतलब 1 यूनिट लोड। यूनिट लोड इज अप्लाइड। सो यूनिट लोड इज अप्लाइड कहां पर? यूनिट लोड इज अप्लाइड at the point at which at the point at which पॉइंट कौन सा है हमारा? वो पॉइंट कौन सा है हमारा? वो सी। तो यूनिट लोड इज अप्लाइड एट द पॉइंट सी at which deflection is to be found out. At which deflection is to be found out due to external loading. W1, W3, W1, W2, W3, W1, W2, W3। ठीक है, फिर हमने क्या लिखा? डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3, डेल्टा सी, ये क्या है? These are the deflections at point what? कौन से पॉइंट पे? At point what? At point 1, 2, 3 and C. At point 1, 2, 3 and C. So delta 1, delta 2, delta 3 are the deflection at point 1, 2, 3 and C. Due to what? Due to unit load at
टू यूनिट लोड एट पॉइंट सी। ठीक है, फिर हमने क्या लिखा, U is the internal force, U is the internal force developed, internal force developed where, at any point, internal force developed at any point in the, at any point in the B, at any point in the beam, due to what, due to the effect of unit load, due to the effect of unit load के effect से। next W1 W2 W3 are external load applied where, external load applied at point 1 2 3, so at point 1 2 3। फिर क्या था ट्राइंगल वाले डेल्टा, डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 डेल्टा सी are deflection, deflection at point 1 2 and 3 and C due to external load, due to external load। So delta 1 delta 2 delta 3 delta C are deflection at point 1 2 3 C due to external load, external load what, W1 W2 W3। ठीक है, अब इसकी वजह से फोर्स कितना डेवलप हुआ, F। सो F क्या है, F इज द इंटरनल फोर्स, F is the internal force developed, F is the internal force developed in the differential element, differential element dx था, differential element due to the effect of what, due to the effect of external load, due to the effect of external load W1 W2 W3। खत्म। यहां तक कि मैंने कहानी बताई थी वो सारी लिख दी है। अब आगे तो बस कैलकुलेशन करना है, एक बस छोटा डीएल और बड़ा डीएल बताना है। डन 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 डन। तो
अब डीएल, छोटा डीएल, बड़ा डीएल बताना है। चलो, सो नेक्स्ट पॉइंट हमने लिखा दैट फोर्स यू, so force u causes the displacement, of dl in the differential element, in the differential element in the differential element। वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हुई? अभी तक वो गायब ही हो गया भूल के बस। और फोर्स F causes the differential displacement of what? D capital L। वो कितनी डिस्प्लेसमेंट कॉज करता है? डी कैपिटल एल की। अब हम वर्क डन की बात करते हैं। अब जरा बताना एक्सटर्नल वर्क डन कितना होता है। सो नाउ जितना लिखना था लिख दिया, अब आप खुद ही एनालाइज करके बताओ। सो नाउ एक्सटर्नल वर्क डन ड्यू टू यूनिट लोड एंड अप्लाइड लोड। जो वर्क डन निकालना है मुझे यूनिट लोड की वजह से और अप्लाइड लोड की वजह से, कितना होगा? U एक्सटर्नल विल बी इक्वल टू UE1 प्लस UE2। UE1 यूनिट लोड के लिए, 2 अप्लाइड लोड के लिए। तो अगर मैं यूनिट लोड की वजह से वर्क डन निकालूं, यूनिट लोड की वजह से वर्क डन कितना होगा? यूनिट लोड लगाया, डिफॉर्मेशन कितना करा रहा है? उसी पॉइंट पे डेल्टा सी, तो उसी पॉइंट पे करा रहा है डेल्टा सी, तो कितना होगा? हाफ 1 इंटू वॉट? डेल्टा सी। सो हाफ 1 इंटू डेल्टा सी। और अभी बताया कि यूनिट लोड तो लगा हुआ है, फिर आपने एक्सटर्नल लोड लगाए, और जब आपने एक्सटर्नल लोड लगाए सी पॉइंट पे डिफ्लेक्शन कितनी आई? ट्राइंगल वाला डेल्टा सी। तो यूनिट लोड कितना काम करेगा इसके लिए? तो यूनिट लोड काम करेगा इसके लिए +1 इंटू डेल्टा सी। बता दिया है पीछे, कर्व बना के भी दिखाई थी, इन द फॉर्म ऑफ कर्व, इट वाज आल्सो बीन डिस्कस्ड। अब मुझे एक्सटर्नल वर्क डन निकालना है किसकी वजह से? अब मुझे एक्सटर्नल वर्क डन निकालना है अप्लाइड लोड की वजह से। अप्लाइड लोड की वजह से हाफ W1, 1 पॉइंट पे डिफ्लेक्शन डेल्टा 1, प्लस हाफ W2, 2 पॉइंट पे डिफ्लेक्शन डेल्टा 2, प्लस हाफ W3, 3 पॉइंट पे डिफ्लेक्शन कितनी है? 3 पॉइंट पे डिफ्लेक्शन है डेल्टा 3। तो हमारा टोटल वर्क डन कितना आ गया? जोड़ दो दोनों को। तो टोटल वर्क डन दोनों को जोड़ा, ये लो, ये UE1 आया और ये हमारी UE2 आई। तो UE1 UE2 दोनों को जोड़ दिया हमने, ये हमारी टोटल वर्क डन निकल के आ गई। इसमें कोई डाउट हो तो बताओ। अब मुझे स्ट्रेन एनर्जी निकालनी है। नाउ आई हैव टू कैलकुलेट द स्ट्रेन एनर्जी आल्सो। सर 1 इंटू डेल्टा सी कैसे आया? 1 इंटू डेल्टा सी कैसे आया? बहुत बढ़िया भाई, ये देखो, ये वाला समझ में आ गया था। P है 1 यूनिट का लोड, और ये ट्रायंगल वाला डेल्टा है डेल्टा सी। तो यूनिट लोड ने कितना काम किया डेल्टा सी के लिए? यूनिट लोड ने कितना काम किया डेल्टा सी के लिए? हाफ 1 इंटू डेल्टा सी। फिर आपने एक्सटर्नल लोड लगाए W1 W2 W3, उससे सी पॉइंट पे ही कितनी डिफॉर्मेशन आई? सी पॉइंट पे डिफॉर्मेशन, और डिफॉर्मेशन आ गई हमारी डेल्टा सी की। अब यूनिट लोड ने कितना काम किया? ये लिखा तो हुआ है, अभी तो करा के आए हो कि यूनिट लोड पहले से लगा हुआ है, फिर आपने एक्सटर्नल लोड लगाया, इसलिए सारे पॉइंट एक एक करके मेंशन कराए। तो यही तो चीज बताइए पीछे, उसी को अप्लाई किया और क्या किया। जब ये बात समझ में आ गई फिर इसमें क्या दिक्कत है? सेम वो पीछे वाली चीज ही अप्लाई करिए। So this is our external work done.
अब मुझे निकालनी है स्ट्रेन एनर्जी। सो स्ट्रेन एनर्जी, एक्सटर्नल वर्क डन लिखा, अब स्ट्रेन एनर्जी, सो टोटल स्ट्रेन एनर्जी, सो ऑल्सो total strain energy stored, total strain energy stored। तो अगर मुझे टोटल स्ट्रेन एनर्जी स्टोर लिखानी है, टोटल स्ट्रेन एनर्जी कौन सी इंटरनल एनर्जी है, तो यानी इंटरनल वर्क डन। तो स्ट्रेन एनर्जी मतलब इंटरनल वर्क डन। ये कैसे निकालूंगा, यू आई, तो यू आई अब फिर से एनालाइज करना, यू फोर्स ने कितनी डिफॉर्मेशन कराई थी, यू फोर्स ने कितनी डिफॉर्मेशन कराई थी, छोटा डेल्टा एल, ठीक है। कैपिटल एफ फोर्स ने कितनी डिफॉर्मेशन कराई थी, कैपिटल एफ फोर्स ने कितनी डिफॉर्मेशन कराई थी, सो हाफ यू एफ इंटू डी बड़ा एल। सेकंड पॉइंट ऑफ रेफरेंस, जब डी बड़ा एल डिफॉर्मेशन एफ की वजह से आया, उस समय छोटा यू फोर्स लग रहा था, तो उसकी वजह से कितनी एनर्जी स्टोर होगी, उसकी वजह से जो एनर्जी स्टोर होगी इट विल बी यू इंटू डी कैपिटल एल। सिर्फ सेम वही वाला कंसेप्ट आ गया पीछे वाला। तो जिस समय मेरा एफ फोर्स लग रहा था, जिस समय मेरा एफ फोर्स लगा और डिफॉर्मेशन आई डी कैपिटल एल, उस समय यू लग ही रहा था पहले भी, तो यू की वजह से कितनी एनर्जी स्टोर हुई, और तो यू इंटू डी कैपिटल एल। अब दोनों क्या होने चाहिए, ये बराबर होने चाहिए, बोथ शुड बी इक्वल, बराबर कर दो। फ्रॉम एनर्जी प्रिंसिपल, आपका जो एक्सटर्नल वर्क है वो किसके बराबर होना चाहिए, इंटरनल के बराबर होना चाहिए। अगर आपका एक्सटर्नल इंटरनल के बराबर है, क्या क्या कंक्लूजन मिला आपका, व्हाट कंक्लूजन यू ड्रॉ। सो पहला कंक्लूजन, हाफ वन डेल्टा सी किसके बराबर आ जाएगा, हाफ वन डेल्टा सी किसके बराबर आ जाएगा, हाफ समेशन ऑफ यू डीएल के। तो हम बोल देंगे हाफ वन डेल्टा सी इज इक्वल टू हाफ समेशन यू डी छोटा डीएल। उसी तरीके से ये लास्ट वाले तीन कंपोनेंट किसके बराबर आ जाएंगे, लास्ट वाले तीन कंपोनेंट उठाए मैंने लास्ट वाले तीन कंपोनेंट मेरे आ जाएंगे, लास्ट वाले तीन कंपोनेंट मेरे आ जाएंगे हाफ ऑफ समेशन ऑफ एफ डी कैपिटल एल। क्या बच गया मेरा, बस ये बच गया, वन इंटू डेल्टा सी बच गया, और यहाँ पे समेशन यू इंटू डी एल बच गया। सो विल से ऑल्सो, और यही मेरे काम की चीज है, इसी को मुझे डिराइव करके देना था, और डिराइव करने की जरूरत भी नहीं थी, डायरेक्टली बता सकता था। वन इंटू डेल्टा सी इज इक्वल टू वॉट, समेशन यू इंटू डी कैपिटल एल। अब आप मुझे बताओगे इस बात का मतलब क्या है, मतलब हर एक पॉइंट का मतलब क्या है। ये जो वन लगा हुआ था मेरा एक्चुअल लोड था, वर्चुअल लोड था, ये जो 1 यूनिट का लोड लगा था ये मेरा वर्चुअल लोड था। सो दिस वाज वर्चुअल लोड। ये सवाल पूछेगा, ध्यान, बोला था ना ऑब्जेक्टिव पूछता है इसके ऊपर, यही ऑब्जेक्टिव पूछता है, ये वर्चुअल लोड है। डेल्टा सी एक्चुअल डिफॉर्मेशन थी या वर्चुअल डिफॉर्मेशन थी, तो ये मेरी रियल डिस्प्लेसमेंट है। तो वर्चुअल लोड इनटू रियल डिस्प्लेसमेंट, क्लियर है। सो वर्चुअल लोड रियल डिस्प्लेसमेंट। अब ये जो यू था ये क्या था, ये जो यू था ये क्या था, एक्चुअल लोड था वर्चुअल लोड था, ये भी मेरा वर्चुअल लोड था। और डी कैपिटल एल क्या थी, एक्चुअल डिफॉर्मेशन थी वर्चुअल डिफॉर्मेशन थी, ये मेरी रियल डिस्प्लेसमेंट थी। तो वन इंटू डेल्टा सी क्या हुआ, वन इंटू डेल्टा सी वर्चुअल लोड इंटू रियल डिस्प्लेसमेंट, ये क्या हुआ, ये हुआ हमारा एक्सटर्नल वर्चुअल वर्क डन। ये वर्चुअल वर्क डन ही है, एक्चुअल वर्क डन तो हुआ ही नहीं, क्योंकि लोड मेरा कैसा है, वर्चुअल है। और ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, व्हाट इज दिस, जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, दिस इज अवर इंटरनल वर्चुअल वर्क डन, वर्क डन। अब क्या करता है वो सवालों में, देखो चार ऑप्शन बन गए, इन चारों को इधर उधर घुमाता रहेगा, वर्चुअल की जगह रियल लिख देगा, रियल की जगह वर्चुअल लिख देगा। अब आपको ध्यान रखना है इसका,
You have to take proper care of this. क्वेश्चन भी एक बार और बता दीजिएगा। नहीं, इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं कराऊंगा। बाकियों के ऊपर क्वेश्चन करा लिए मैंने सारे, इसके ऊपर एक भी क्वेश्चन नहीं कराऊंगा। डन डन। बी इक्वेशन पूछ रहा हूँ इसमें। बी इक्वेशन कौन सी है? बी इक्वेशन ये, बी इक्वेशन इज दिस एनर्जी स्टोर्ड। ये एनर्जी स्टोर्ड ये लिखवा के आया हूँ। सारी एनर्जी स्टोर तो लिखवाई तो है। एक्सियल लोडिंग की वजह से, बेंडिंग मोमेंट की वजह से, शेयर की वजह से, टॉर्शनल मोमेंट की वजह से। फॉर ऑल एनर्जी स्टोर्ड इज मेंशन्ड। यहीं से उठा के चिपका दिया वहां पे वापस पीछे। वर्क डन मिट गया, इसको वापस लिख दो। अरे अंडू नहीं करना है, क्या है इसका अंडू? मैक्सवेल लॉ नहीं, मैक्सवेल लॉ करेंगे अभी। साढ़े ग्यारह बज गए। 12 बजे से क्लास है एक और। चलो इसके सवाल फिर रात को करते हैं। चलिए, थैंक यू एवरीवन।